हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 का प्रैक्टिस सेट 2। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है वनडे एग्ज़ाम की तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम होने को है 26-27 जून 2023 में। जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा होगी और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। दूसरा है राष्ट्रपति अपनी ओर से। तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की यहाँ पर। और आपको पता है एक अगर पूरे भारत पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। और वहीं पर अगर हम चर्चा करें तो आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 124 और अनुच्छेद नंबर 214 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो कभी कभी आपसे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और अब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको जो भी नियुक्ति मिलती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मिलती है। तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। ए है 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। बी ऑप्शन 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। और डी है 6 वर्ष तक। तो संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी कि या तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और वहीं पर अगर बात करें या इन दोनों में से कुछ भी पूर्ण हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तो इन दोनों के जो क्राइटेरिया को पार करेगा वही उसका कार्यकाल होगा। यानी 65 वर्ष तक वो अपने पद पर आसीन रह सकता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? ए है 1984, यहाँ बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ दिया है 1985, 1986 और 1988। देखिए ऐसे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दल बदल संबंधी की अगर बात होती है तो 1985 में इसका आया था। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की संसद में अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष आया, तो 1985 में आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस पे बिल्कुल आप वेरी इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि दल बदल विरोधी कानून अक्सर वर्ष से संबंधित पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो पहला ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और चौथा ऑप्शन हो गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन से संबंधित हैं वो ये चीज़ें हैं कि आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्य, जैसे उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो विशेष पद, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा या भारत में अगर कानून बनाने से लेकर उसको न्याय दिलाने और उसका जितना भी प्रावधान है वो सारा कुछ किस पे होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय पर होता है। और किसी भी तरीके की रीट दायर करनी है तो सबसे पहले क्या होता है,
हर स्टेप बाय स्टेप में हाई कोर्ट पे आता है, फिर सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी आपकी राज्यपाल के द्वारा। ये शपथ जो है नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ऑप्शन के जितने भी, जैसे 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में ये बताने का मुख्य उद्देश्य कि जैसे अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायालय का मतलब ही यही है कि न्यायपालिका के कार्य को ये प्रावधित कराते हैं, कार्यान्वित करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य के अधीन क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता, और न बाह्य और न आंतरिक संप्रभुता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के अधीन की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के अधीन जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की संप्रभुता जो होती है वो राज्य के अधीन होती है। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? कि इनमें से किन प्रकार का? पहला है मैंग्रोव वन, दूसरा है पर्णपाती वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और चौथा है एलियाइन शंकुधारी वन। तो देखिए अगर केरल की नीरव घाटी में स्थित अगर वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। अब पहली चीज़ आपको बता दूं कि केरल में शांत घाटी पाई जाती है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं इस प्रकार के वन का उदाहरण है जो नीरव घाटी में, केरल की नीरव घाटी में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, और चौथा हो गया आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है वो एमपी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कान्हा की अगर बात करें कि कान्हा वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव कहाँ है, तो कान्हा भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। पेंच कहाँ है, तो ये भी एमपी में है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहला ऑप्शन है पहाड़ों के ढलान पर, दूसरा ऑप्शन शुष्क क्षेत्रों में, तीसरा छतों पर, और चौथा है पहाड़ों की चोटी पर। तो देखिए सोपान कृषि की अगर हम बात करते हैं तो ये पहाड़ के इस ढलान पर ये कृषि की जाती है। देखिए पहाड़ के ढलान पर एक विशेष प्रकार की कृषि का ये जो प्रकार है इसे अपनाया गया है, जिसे हम सोपान कृषि कहते हैं। तो ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो व्यवस्था होती है, जो घरेलू या आर्थिक या कृषि या जो भी चीज़ें जो व्यवसाय होता है जो वो बहुत ही जो है वो बिल्कुल सामान्य नहीं होता। पहाड़ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जो जीवन का जो यापन होता है वो बिल्कुल आम इंसान की तरह सामान्य नहीं होता है। तो इन चीज़ों के लिए जीविकोपार्जन के लिए कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी जगह पर जहाँ पर ढाल हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, लोग किस तरीके से अपनी आजीविका करेंगे, तो पहाड़ के ढलान पर इस प्रकार की कृषि को अपनाया जाता है ताकि सरल से सरल तरीके से कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। आगे क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है सोवियत संघ, और चौथा है जापान। देखिए आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये बता देती हूँ कि सोवियत संघ की यहाँ बात करें तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो गया, आपने बता दिया रूस के सहयोग से बना है। अगर हम बात करें कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है, तो उसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर कभी ये भी पूछे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो आप बताएंगे जर्मनी। भिलाई से इस्पात संयंत्र रूस।
और अगर आपसे पूछे कि देखिए ये सारी चीज़ें, अगर देखिए इस्पात संयंत्र से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वहीं पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के या इकोनॉमिक्स के, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर जीएस में स्टडीज़ को या जनरल साइंस को कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे क्वेश्चंस पर देख लेते हैं। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की से सिंचाई होती है? पहला ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, और चौथा है केरल और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद बांध परियोजना की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इन राज्यों से सिंचाई होती है। आपसे पूछ लेगा कि रिहंद बांध परियोजना किन प्रदेश से संबंधित है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा पहला ऑप्शन है गेंडा, दूसरा है बाघ और तीसरा है कस्तूरी मृग। तो अगर आपसे बात करें तो कांजीरंगा जो है गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? पहला है डेसिबल, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है पीपीएम और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम डेसिबल्स की यूनिट जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट होती है डेसिबल। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आगे है क्वेश्चन, हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है? तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य और तरंगों की स्पष्टता। तो देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है। क्या इससे तरंगों की तीव्रता नापते हैं या तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य या तरंगों की स्पष्टता? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पर वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, दूसरा उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, तीसरा है वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं और चौथा ऑप्शन है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसी कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको सेशन आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन के पर अगर हम चर्चा करें तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो आपको पहला जैसा कि पता है कि न्यूटन का पहला गति नियम जो संकल्पना देता है वो जड़त्व की देता है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है? तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य या तरंगों की स्पष्टता। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।